हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2023 में पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। तो ये सामाजिक विज्ञान का पाठ 1 है और पाठ 1 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2023 के बोर्ड परीक्षा में, वो प्रश्न मैं इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप इसमें के 10 प्रश्न मैं बताऊँगा और अगर ये 10 प्रश्न अगर याद कर लेते हैं तो ये पक्का बोर्ड में 100% है कि यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो जितना भी मैं क्वेश्चन इसमें 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। इसी वीडियो में सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा ताकि आप उसको याद कर सकें और अच्छे से याद करके उसको एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न की। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। इसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है 1787, ऑप्शन 2 है 1790, ऑप्शन 3 1789। तो 1789 हमारा आंसर है, तो 1789 ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन गैरीबाल्डी, दूसरा काबूर, तीसरा बिस्मार्क और चौथा मेजिनी। तो सही आंसर है हमारा मेजिनी। ठीक है, मेजिनी क्या था, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक माना जाता था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है, तो ये इस प्रश्न का आंसर है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसमें किसका योगदान था, ऑटो वान बिस्मार्क का। ठीक है, तो ऑप्शन पहला जो होगा हमारा सही होगा, ऑटो वान बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, ऑटो वान बिस्मार्क के। और इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, इसका आंसर होगा ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी के। ठीक है, तो सही ऑप्शन है इसमें ज्यूसेप्पे गैरीबाल्डी, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुविकल्पी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको 5 प्रश्न ही तैयार करने हैं बहुविकल्पी का, और 5 प्रश्न मैं अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी में बताने वाला हूँ। ठीक है, राष्ट्रवाद का शुरुआत किस देश से हुई। राष्ट्रवाद की शुरुआत किस देश से हुई, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। अगर आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे सामाजिक विज्ञान का तो आपको पता होगा कि फ्रांस से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन 3 जो हमारा है फ्रांस, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बहुविकल्पी पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, और इसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा जो प्रश्न 1 है वो प्रश्न ये है, किस फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, तो इसका उत्तर होगा फ्रेडरिक सारियो। ठीक है, फ्रेडरिक सारियो नामक चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों के अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है, मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है। देखिए निरंकुशवाद क्या होता है, इसके बारे में हमें लिख देना है कि निरंकुशवाद का अर्थ क्या है। तो सीधा सा समझिए, निरंकुशवाद वह शासन होता है, वह शासन व्यवस्था होती है जिसमें कोई सत्ता का कोई अधिकार ही नहीं होता है, यानी कि गांव लोगों का कोई, जनता का कोई अधिकार नहीं होता है, वो सारा जो सर्वे सर्वा होता है उसमें सरकारी होता है। तो इसमें कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, निरंकुशवाद का अर्थ है एक ऐसी सरकार जिनका अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता हो। ठीक है, जिसको अपनी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो उसे हम कहते हैं निरंकुशवाद। उसके बाद से लिख सकते हैं, अतः ऐसी सरकार जनता के विरुद्ध कार्य करती है, यानी कि जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती है, जनता के हित में कार्य नहीं करती है बल्कि जनता का दमन करती है। ठीक है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्र का जो रूपक था वो क्या था और वो किस बात को प्रतीक था, किस बात को प्रतीक कर रहा था, मतलब प्रदर्शित कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर होगा जर्मेनिया, जर्मन का राष्ट्र का रूपक
था, ठीक है, जर्मन राष्ट्र का रूपक था, सॉरी, जर्मेनिया क्या था, जर्मन राष्ट्र का रूपक था। जर्मेनिया वीरता का प्रतीक था, ठीक है, जर्मेनिया किसका प्रतीक था, वीरता का प्रतीक था। तो इस प्रश्न का आंसर आप 2 लाइन में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया। इसमें 2 प्रश्न अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 प्रश्न दिया गया है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, दूसरा प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया था, ठीक है। तो 2 प्रश्न को एक ही प्रश्न में पूछ सकता है, तो इसमें दोनों को आंसर आप लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें देखिए, जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वान बिस्मार्क का था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो पहला प्रश्न का आंसर हो गया कि सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था ऑटो वान बिस्मार्क का था, और दूसरा आंसर हो गया कि जो प्रथम राजा था, प्रसा का राजा जो था, वही जो विलियम प्रथम था, उसको जर्मन राष्ट्र का सम्राट घोषित किया गया था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी समझ में आए होंगे। देखिए, इसमें प्रश्न 4 है, एक प्रश्न और है जो अति लघु उत्तरी या लघु उत्तरी का प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न 5वां देख लेते हैं इसमें का। तो टोटल हमारे 10 प्रश्न हो जाएंगे। अगर आप 10 प्रश्न तैयार कर लेते हो तो आपको 2023 के बोर्ड परीक्षा में इसके अलावा कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा पाठ 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जर्मन के एकीकरण का संक्षेप में पता लगाइए, ठीक है। तो जर्मन के एकीकरण का संक्षेप में पता लगाइए, ये प्रश्न लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यह लघु उत्तरीय या तो दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप सटीक भाषा में कैसे लिखेंगे, देखिए, जर्मन लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं व्याप्त थी, यानी कि राष्ट्र के प्रति वो बहुत उदारवाद थे, ठीक है, यानी कि बहुत उनके प्रति लगाव था, राष्ट्र के प्रति लगाव था, यानी जर्मन लोगों को राष्ट्रवादी भावनाएं व्याप्त थी। इन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। यानी कि जो जर्मन के लोग थे उनको क्या था, राष्ट्रवादी जो भावनाएं थी उनमें व्याप्त थी। 1848 ईस्वी में उन्होंने लोगों को जोड़ करके निर्वाचित संसद शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इनका प्रयास असफल रहा। क्यों? क्योंकि देखिए, इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया, परंतु इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया और उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। उसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण में के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसके बाद से जो प्रसा का राजा थे विलियम प्रथम, उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया तथा ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे। और ऑटो वान बिस्मार्क जो थे, ये इस प्रक्रिया का जनक थे, और जिससे इन्हें ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जिसके मतलब ऑटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में ही ये जर्मनी के एकीकरण का शुरुआत हुआ, ठीक, एकीकरण हुआ। अब देखिए, इसके अलावा मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुछ यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा है, केवल 2 प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि सबसे पहले मैंने बताया कि बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बाद से बताया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद से इसमें मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा। 10 प्रश्न मैंने तो इसमें उत्तर सहित बताया है, 10 प्रश्न आपको तैयार करना ही करना है। 10 प्रश्न अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि इन प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। और 2 प्रश्न मैं दीर्घ उत्तरीय के लिए बता रहा हूँ, इन दोनों प्रश्न में से कोई एक प्रश्न मिल सकता है आपको देखने के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो पहला जो हमारा प्रश्न है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण और प्रभाव का वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, बहुत बड़ा था इसका आंसर। अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर ही हम बहुत अच्छा से और सरल भाषा में लिख करके आपके पास पेश करेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसे भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।